Good morning, class. This is a eighth video lecture of chapter The Fundamental Unit of Life, the Cell. And topics were covered in this chapter: introduction, introduction, cell theory, shape and size of cell, type of cell, structure of cell, plasma membrane, diffusion and osmosis, cell wall, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो टॉपिक था उसमें हमने दो ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए थे, गोल्गी अपार्टस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोनों के फंक्शन हमने समझ लिए थे। लेकिन आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दो ऑर्गेनेल्स हैं, पहले हम लाइसोसोम्स के बारे में जानेंगे एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक लाइसोसोम। ओके, तो आपके जो टॉपिक कवर हो चुके हैं, यानी ऑर्गेनेल्स में दो ऑर्गेनेल्स हो चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस। आज के दोनों टॉपिक लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम अगर हम देखते हैं सेल में प्रेजेंस उसकी, लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसल विच आर responsible for cleaning the cell. They can digest any foreign material such as food or bacteria and even the worn out cell membrane organelles. क्या मीन्स कि ये जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है एंड ओवल शेप होता है। जैसे कि अगर आपको इसकी प्रेजेंस हम दिखाएं तो कुछ सेल में इस तरीके से अपीयर होता है, जैसे कि ये दिखाया गया, ये लाइसोसोम दिखाया गया। और लाइसोसोम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइसोसोम सेल को क्लीन भी करता है, स्कैवेंजर्स भी इसलिए इसको बोलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कभी कभी ये खुद को भी डिस्ट्रॉय या पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और जैसे बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसको भी ये किल कर देता है। They can digest any foreign material such as food or bacteria, even worn out cell membrane, यहाँ तक कि सेल मेम्ब्रेन को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। काफ़ी पावरफुल होता है। लाइसोसोम को कुछ इस तरीके से दिखाया गया। एक्चुअली लाइसोसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इसमें प्रोटीन एंड एंजाइम्स होते हैं, मोस्टली एंजाइम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ओवल शेप में होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन इस पर नहीं होती है। ओके, तो इसके अब इसके फंक्शन बताते हैं। हाउ लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल दैट इंटर्स द सेल। Lysosome are capable for doing so because they have digestive enzymes in them. These enzymes break the material and digest them. These enzymes are synthesized by RER, means rough endoplasmic reticulum, and packed into lysosome by Golgi apparatus, means कि लाइसोसोम में जो इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स किसी मटेरियल को कैसे इसको ब्रेक करते हैं, वो एंजाइम्स इसके ऊपर रिलीज़ होते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। एंड जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि मैंने बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे इनका सिंथेसिस जो होता है राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, यानी वो सिंथेसाइज करते हैं एंड पैक्ड इनटू लाइसोसोम। लाइसोसोम से पैक किया जाता है गोल्गी अपार्टस के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग, यानी लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इफ़ द सेल्स ओन मटेरियल गेट डैमेज or dead get here or change, that lysosome burst out, thus digesting its own cell, means कि अगर जैसे अगर सेल में कोई भी मटेरियल डिस्ट्रॉय होता है
या डैमेज होता है, लगता है कि ये सेल को डैमेज कर सकता है, यानी ये सेल के लिए हार्मफुल है, तो ये क्या करता है, अपने से जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको सेक्रीट करता है, खुद को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस सेल को या ऑर्गेनेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। और जो भी इसमें फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं तो उनको भी ये सब क्लीन करता है, तो इसलिए इसको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। तो कई सारे नाम से इसको जानते हैं, यानी इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसके नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे कि देखें सामने आपको फिगर दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेम्ब्रेन होती है, यानी लगभग ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सबके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बिल्कुल वैसे ही मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनल्स के ऊपर पाई जाती है, तो उसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये भी जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि देखें आप इसमें आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। और उसके बाद इसमें फोल्डिंग होती है कुछ इस तरीके से, और ये जो फोल्डिंग होती है इनके बीच में अगर आप देखें तो लिक्विड जो होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी जो जेली सब्सटेंस होता है उससे मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसमें जो है क्या नाम, राइबोसोम्स यहाँ भी ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें कुछ F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं F1 या F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रोल करते हैं जब इसका यहाँ पे एनर्जी सिंथेसिस होती है, जैसे कि ये दिखाया जा रहा है। और इसमें डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। ओके, ये तो ये स्पेस होता है, ये इसको सिस्टी जंक्शन या सिस्टीज बोलते हैं। तो ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की डबल मेम्ब्रेन होती है और इसका खुद का डीएनए होता है, यानी इसमें जो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, ये खुद का प्रेजेंट होता है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। It is a double membrane organelle which has its own DNA and that it why often called semi-autonomous organs, यानी semi-autonomous organ उनको बोलते हैं जिनमें उसका खुद का डीएनए होता है। Okay. The cell require energy in order to carry out the several activities. This energy is generated by mitochondria, which are often called the powerhouse of the cell. Mitochondria are side the cellular respiration. They use oxygen from air to oxide the carbon dioxide and hereby release energy. अब यहाँ पे समझने वाले कौन से पॉइंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पायरेशन की रिएक्शन होती है वो कंप्लीट होती है। और रेस्पायरेशन की जो रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। किस रिएक्शन में रिलीज होती है, रिस्पिरेशन रिएक्शन में रिलीज होती है। और ये रिस्पिरेशन यानी सेलुलर रिस्पिरेशन, ये रिस्पिरेशन कहाँ पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ओके, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है कि डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर जो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें ये डबल मेम्ब्रेन हो जाती है, लेकिन इनर की मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड होती है ऐसे ऐसे। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें मैट्रिक्स फिल रहता है, यहाँ पे F1 पार्टिकल्स होते हैं। और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं सिस्टी ये। और जनरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी की होती है वो यहाँ पे कुछ F1 पार्टिकल्स होते हैं रैकेट लाइक, वो लगे रहते हैं, और उसी के ऊपर सेलुलर रिस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है जिसमें एटीपी रिलीज होते हैं। एटीपी इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी के रूप में उसको हम जानते हैं। और अगर जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे भी एटीपी, हमें कहीं पे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो हम एटीपी से गेन करते हैं, क्योंकि
जैसे कि हम लोग मनी को यूटिलाइज़ करते हैं, और मनी जैसे हमें अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम मनी यानी करेंसी का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर कहीं पे हमको एनर्जी की ज़रूरत है तो हम यूज़ करते हैं एटीपी, इसलिए उसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स, बट ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।